हेलो बच्चा पार्टी। तो फिर से हम अपना चैप्टर ज़रा कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं इस पेंटिंग के बारे में। हमने कवर किया था ये पेंटिंग क्या क्या एक्सप्लेन करती है। कुछ हमने टर्म्स देखे थे जो इम्पॉर्टेंट थे, ये सब। फिर हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि इसकी वजह से क्या चेंज आया था। एंड देन हमने नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ा था कि ये हीरो कैसे था, विलन कैसे था। और हमने उसके बारे में देखा था एक कांग्रेस ऑफ वियना कि जब नेपोलियन को हरा दिया था तो नेपोलियन के हराने के बाद क्या हुआ। अब हम उसके आगे की बात करते हैं, लिबरलिज्म एंड द न्यू मिडिल क्लास, द इंजन ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। अभी देखो फिर से एक वर्ड मैं रिपीट करना चाहूँगी कि नेशनलिज्म का क्या मतलब था। आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेशनलिज्म नेशनलिज्म का मतलब हुआ क्या। नेशनलिज्म का मतलब होता है नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब आप अ, की फीलिंग जो है ना वो पूरे देश के लिए सेम हो। मतलब आपको ऐसा लगे ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा, दैट मीन्स आप हर चीज़ को अपने से रिलेट करो कि ये हमारा है। जब आप ये वाली फीलिंग के साथ करते हो ना, पेट्रियाटिक फीलिंग की अपना देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी अपनी फीलिंग टुवर्ड्स आर कंट्री, तो वो आपके पास नेशनलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म पूरे यूरोप में कैसे फैला था, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से आया था। तो अभी जो हमें ये टॉपिक कवर करना है लिबरलिज्म और मिडिल क्लास के बारे में, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, अभी क्वेश्चन है, अगर राजा इतना ज़्यादा मतलब क्या करता रहा, इतना ज़्यादा रूल आउट करता रहा, तो नेशनलिज्म ज़िंदा कैसे रहा। क्योंकि एक नया नए लोग आ गए थे, जिस नए लोग को क्या बोला, मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फैक्ट्रीज आई, नए लोग अमीर भी हो गए। कौन से लोग थे ये थे बिजनेसमैन। ये कौन थे, लॉयर्स। ये कौन थे, डॉक्टर्स। ये कौन थे, टीचर्स। ये कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये लोग पढ़े लिखे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानते थे और ये सोचते थे कि हम भी आज़ाद रहेंगे, हमें भी वोट मिलना चाहिए, हमें भी लॉ को समझना चाहिए, मतलब लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यही तो है लिबरलिज्म। तो 19th सेंचुरी में इसका मतलब क्या था, देखो, हमें अपनी गवर्नमेंट खुद चुननी है। हमें राजा का राज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपनी सरकार। कानून के सामने सबकी बराबरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा है तो राजा अपने सारे रिलेटिव्स को तो अच्छा अच्छा करेगा और क्या करेगा, बाकी लोगों को बाकी लोगों के साथ क्या करेगा, उनके साथ अनफेयर करेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए लिबरलिज्म का मतलब था अपनी गवर्नमेंट खुद बनाना, अपने लॉज, मतलब सबको कंसिडर करना कि सबके लिए लॉज एक हैं। खुद की प्रेस होना जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी बात बता सकते हो, अपनी लैंग्वेज होना, अपने फ्रीडम होना, राइट। और सबके लिए ओपन मार्केट होना जिससे सारे के सारे बिजनेसमैन काम कर सके, कोई किसी को रोके नहीं कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यही सब चीज़ें लिबरलिज्म चाह रही थी कि हमें ये चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ भी है, आपने देखा, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, लीगल इक्वालिटी चाहिए, सिविल फ्रीडम चाहिए, इकोनॉमिक फ्री मार्केट चाहिए, सोशल एबॉलिशन ऑफ सेफर्डम एंड फ्यूडल ऑब्लिगेशन चाहिए, मतलब पीजेंट्स फ्री होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स होने चाहिए। तो वो इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। अब इसमें एक वर्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ये जॉली वेरन क्या थे। जॉली वेरन, जॉल वीरियन जॉल वेरियन। तो देखो बेटा, सोचो, जर्मनी में 39 अलग अलग स्टेट्स हैं। हर जो ये एम्पायर की क्या थी, अपनी अपनी एक अलग लिमिट्स थी, अपना टैक्स था, अपनी करेंसी, राइट। तो एक जो बिजनेसमैन है, एक ट्रेडर जो है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है अपना सामान सेल आउट करने के लिए, तो उसको ना हर जगह पे क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। कैसे, सोचो, आप विकास नगर रहते हो, अब आप ना विकास नगर के अंदर, या फिर आप दिल्ली में रहते हो, या फिर आप बेंगलोर में रहते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, सोचो आप एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो, आपने कुछ प्रोडक्शन किया, आपने शूज़ बनाए। अब आप चाह रहे थे मैं यही वाले शूज़ ना जाके एक काम करता हूँ, अपने नेबर स्टेट के पास भी जाके बेच देता हूँ,
जैसे जो लोग दिल्ली रहते हैं उनको लगा हम जाके पंजाब में भेज देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं यूपी में भेज देते हैं। तो अगर जैसे वो स्टेट चेंज करेंगे ना, तो क्या हो जाता था, एक अलग टैक्स लग गया। तो ये तो बड़ी गलत बात है कि ऐसे तो आप अपनी जगह पे काम कर सकते हो, दूसरी जगह पे कभी जा ही नहीं पाओगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो 1834 में प्रूशिया ने क्या कहा कि ये सब बंद करो भाई, अब हम सबको एक कस्टम यूनियन बनानी चाहिए। और वो कस्टम यूनियन जो उन्होंने बनाई उसी का क्या नाम था, जॉलवेरियन। ये कस्टम यूनियन है, जिस कस्टम यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हम भाई एक ही बार टैक्स देंगे, एक जैसा देंगे, करेंसी नहीं बदलो बार बार, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं तो आप करेंसी चेंज हो रही है। तो क्या हुआ फिर, तो सब के जो टैरिफ थे वो ख़त्म हो गए, एक बड़ा सा मार्केट बन गया। पहले तो वैसे रेलवे बना था, फिर जो जो ट्रेडर्स थे वो सब जगह मतलब सेम होने लग गया। और जब ये लोग मिले तो सोचने लगे क्या, कि हम साथ साथ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम अलग अलग क्यों करें, तो एक देश क्यों नहीं बना लेते हम इसका। तो बेटा देखो, यही तो सबसे बड़ी सीख थी कि पहले इकोनॉमिक यूनिटी आई, फिर पॉलिटिकल यूनिटी आई। तो जेवोलियन 1834 का मतलब है क्या, कि जर्मनी की यूनिफिकेशन की एक बेस, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन होना था उसका एक बेस था ये। तो याद रहेगा जॉलवेरियन क्या था, जॉलवेरियन एक कस्टम यूनियन है, जिस कस्टम यूनियन का कहना था कि भाई हमें अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स नहीं देना है, हमारा टैरिफ ख़त्म करो, हमारे टैक्सेस अलग अलग जगह के ख़त्म करो। तो उनकी ये डिमांड थी, वो ये सब ऐसा सब चाहते थे। अब हम आगे की बात करते हैं। न्यू मिडिल क्लास मैंने आपको बता दिया, यही लिबरलिज्म था, जो न्यू मिडिल क्लास वाले लोग थे। ये जो मिडिल क्लास वाले लोग थे यही थे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फैक्ट्रीज, नए लोग, अमीर लोग, राइट, जो ये लोग चाहते थे कि हमें लिबरलिज्म चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। टॉपिक का नाम है रोमांटिज़म। तो बेटा देखो, एक अलग तरीके से अब नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर तुम किसी अ, देश को बनाना चाहते हो तो सिर्फ क्या पॉलिटिकल से काम चलेगा, पॉलिटिकल बिहेवियर से काम चलेगा? नहीं ना। लोगों के दिल में भी देश के लिए क्या होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए। तो यही है रोमांटिज़म। रोमांटिज़म ने क्या किया, एक ये मतलब एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें आर्टिस्ट, जितने भी पोइट थे, जितने भी म्यूजिशियंस थे, ठीक है ना, इन सब ने मिलके लोगों के अंदर एक फीलिंग क्रिएट करवाई। किसकी फीलिंग क्रिएट करवाई, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करवाई। अब कराई कैसे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। एक ही आपके पास इसमें एक नाम है, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, जर्मनी के थे ये। इन्होंने क्या किया, ये जर्मनी के फिलोसोफर, एक ना जर्मनी के फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप एक स्टेट की असली वो जानना चाहते हो ना, उनका कल्चर, तो पता कहाँ से पता चलता है, उनके फोक सॉन्ग में, उनकी फोक पोइट्री में, उनकी फोक डांस में। तो उसने जर्मनी फोक सॉन्ग्स लिखे। किसने, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर ने। अब जो मतलब अनपढ़ लोग भी होते थे ना, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती, जो कभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो भी अपने इस म्यूज़िक के थ्रू, अपनी पोम्स के थ्रू, अपने सॉन्ग्स के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू जर्मनी को फील कर सकते, जर्मन को फील करते थे। तो सोचो बेटा, जब तुम कोई देशभक्ति का गाना सुनो, ए मेरे वतन के लोगों, आँख में आंसू आ जाते हैं ना, तो यही काम हर्डर के फोक सॉन्ग्स करते थे। हर्डर के फोक सॉन्ग्स भी ऐसे ही थे कि जब वो सुनते थे वहाँ के जर्मन के लोग, तो उनके अंदर भी वैसी ही फीलिंग आती थी कि ये हमारा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, पॉलिश लैंग्वेज। अब ये पॉलिश लैंग्वेज क्या है, ये इनका विद्रोह का एक हथियार था, राइट। कैसे, देखो पोलैंड को रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने बांट लिया था। एक पोलैंड था, उस पोलैंड को सब तीन लोगों ने बांट लिया। किसने, रशिया ने, प्रूशिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया ने। रशियन, अब जो रशियन के वो थे ना, रूलर्स थे वहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिश, जो पोलैंड के लोग हैं पॉलिश बोलते थे, तो पॉलिश जो लैंग्वेज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। लेकिन पॉलिश के जो कौन होते हैं, मतलब जो उनसे रूटेड आदमी हैं, ठीक है ना, उन्होंने तो पॉलिश को बंद नहीं करा, वो तो पॉलिश को बोलते रहे, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना वो उनकी एक आइडेंटिटी थी। तो उनको क्या लगता था कि अगर हमारी लैंग्वेज चली गई तो हमारी अपनी आइडेंटिटी भी चली जाएगी। तो लैंग्वेज मतलब नेशनल की आइडेंटिटी,
मतलब कि जो लैंग्वेज है उसको दबाना नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज ख़त्म कर दी तो आपकी अपनी आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर आपकी लैंग्वेज ज़िंदा है तो इसका मतलब आपके अंदर की आपकी जगह की आइडेंटिटी ज़िंदा है। तो पोलैंड को बांट तो दिया था रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने, लेकिन जो रशियन के लोग थे उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को बंद भी कर दिया। लेकिन जो पॉलिश के मेन रूटेड लोग थे पोलैंड के, तो उन्होंने थोड़ी, जो मतलब पादरी बोलते हैं उन लोगों को, प्रिस्ट बोलते हैं उन लोगों को, कलर्जी भी बोलते हैं उन लोगों को, उन्होंने नहीं बंद किया। उन्होंने बोला हम तो बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में। देखो अब जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, कैरल कुरपिंस्की, पोलैंड लिखा है ना, ये सब चीज़ें हैं क्या, ये फिर वही है पोलैंड के बारे में जो मैं आपको पॉलिश वाली लैंग्वेज के बारे में बता रही थी, वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। अगर मैं बात करती हूँ लैंडस्केप पेंटिंग, तो देखो क्या है, जो आर्टिस्ट है वो अपने देश के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पेंटिंग बना रहे हैं। और उनको क्या कह रहे हैं कि यही है हमारा देश, कितना सुंदर है देखो, इसे बचाना की ज़रूरत है, इसे बचाओ। तो दैट मीन्स वो अपनी पेंटिंग के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आ रहे हैं। जैसे हम ताजमहल की फ़ोटो देखते हैं या हिमालय को देखते हैं तो हम मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये हमारा है, वैसे वाला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉक टेल्स एंड लीजेंड, अब ये फॉक टेल्स एंड लीजेंड्स क्या हैं। देखो फॉक टेल्स एंड लीजेंड्स क्या हैं आपके पास, सिंड्रेला, स्नो वाइट। तो जो वो ब्रदर्स ग्रिम थे ना, लेकिन उन्होंने वो फेरी टेल्स इसलिए नहीं लिखे कि बच्चों को बढ़िया लगे, उन्होंने जर्मन फॉक्स टेल्स लिखे, इससे कि जिससे जर्मन के लोगों में अपने नेशनलिज्म, अपने हिस्ट्री, अपने हीरोज़, अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी उन्होंने उससे पहले रहे होंगे, उनके बारे में उनको फील करवाते थे कि जर्मन हमारा है, उसको बचाना है। ठीक है, अब वर्नैकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। देखो पहले क्या होता था ना, वो केवल अपने लैटिन में ही लिखा करते थे, मतलब अपनी जो मेन लैंग्वेज है उसी में लिखते थे। तो उससे तो क्या होता था, जो उसको जानते थे वही समझ पाते थे। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, और भाषाओं में भी लिखना शुरू कर दिया, जर्मन में, इटालियन में, पॉलिश में। तो जब लोग अपनी अपने अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं तो कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को। सोचो जर्मन का लोग अगर पॉलिश पढ़ रहा था तो उसको नहीं समझ आएगा, बट अगर जर्मन का जर्मन में ही पढ़े, इटालियन का इटालियन में ही पढ़े, ठीक है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को भी फॉलो किया। अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। एज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशंस आए भाई 1830 और 1848 के बीच में, बहुत सारे इनकलाब। तो बेटा कांग्रेस ऑफ वियना ने तो नेशनलिज्म दबाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ, रोका नहीं, रोक सके। सो 1830 से 1848 इसके बीच में यूरोप में एक के बाद एक रिवॉल्यूशन आए। देखो 1830 का रिवॉल्यूशन क्या था, वहाँ फ्रेंच में 1830 में बर्बन राजा थे चार्ल्स 10 को हटाया गया। नया ज़्यादा जो मतलब क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा जो नया प्रोमिनेंट लीडर था, लिबरल रूलर था, लुइस फिलिप्स, उसको लेकर आए। पहले मौका था जब कंजर्वेटिज्म को हटाया गया था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहला मौका था जब कंजर्वेटिज्म को हटाया गया। अब ऐसे ही क्या हुआ बेल्जियम में, बेल्जियम आज़ाद हो गया 1830 में। या वो कांग्रेस ऑफ वियना में बेल्जियम को हॉलैंड के हाथ में दे दिया था ना, तो बेल्जियम लोगों ने ये मंजूर ही नहीं किया, वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने बोला बेल्जियम 1838 में आज़ाद करने के पीछे उन लोगों का एक मतलब रोल था। तो नेशनलिज्म की पहली बड़ी जीत थी ये बेल्जियम वाली भी। ऐसे ही ग्रीस आज़ाद हुआ, कब हुआ, फ्रीडम मिला इनको 1821 से 1832 में। ये तो और भी पहले हुआ, ग्रीक ऑटोमन जो ये टर्कन के खिलाफ उठे, पूरी यूरोप ने उनको सपोर्ट किया। इंग्लिश जो पोइट्स थे, लॉयड बायरन खुद ग्रीक जाके लड़े और वहाँ उन्होंने उन लोगों को वहाँ मारा भी उन लोगों ने। 1832 में ग्रीस 19th सेंचुरी का पहला नया मतलब क्या बन गया, एक फ्रीडम स्टेट बन गया। तो देखो ये क्या देख रहे हो आप कि 1830 में एक के बाद एक क्या हो रहा है, मतलब एक के साथ आसपास ही एक के बाद एक लोग आज़ाद हो रहे हैं, फ्रीडम मिल रही है, रेवोल्यूशन आ रहे हैं। तो यही तो नेशनलिज्म की सबसे बड़ी जीत थी। आपको क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, 1830 में तीन, फ्रांस का, बेल्जियम का और ग्रीस का। देखो अब क्या आता है 1848। 1848 को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ऑफ नेशन। बेटा 1848 को स्प्रिंग ऑफ नेशन या स्प्रिंग टाइम्स ऑफ पीपल कहते हैं, क्यों,
क्योंकि एक ही साल में भाई इतने सारे देशों में एक साथ फ्रीडम भी तो आया। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया एम्पायर में, जर्मन रशिया जो स्टेट था, हंगरी में, इटली में, सब जगह एक साथ। ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 क्या है देखो, जर्मनी में लिबरल ने एक नेशनल असेंबली बनाई फ्रैंकफर्ट में। उनका सपना क्या था कि हमें एक यूनाइटेड जर्मनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो उस पार्लियामेंट का नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। लेकिन देखो ये फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हो गया? प्रूशिया के राजा ने क्या कहा, मैं आम लोगों के हाथ से ताज नहीं लूँगा, मतलब क्राउन नहीं लूँगा। राजा की ये क्या थी, एक अकड़ थी भाई। फिर भी 1848 ने एक चीज़ कर दी कि जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन की एक फीलिंग क्रिएट करवा दी। अब वो फीलिंग को कोई रोक नहीं पा रहा था। अब देखो इसमें विमेंस का क्या पार्टिसिपेशन रहा। बेटा देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1848 का जो ये रिवोल्यूशन था उसमें पहली बार फीमेल्स ने भी, विमेंस ने भी जाके मतलब क्या किया, अपना पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब क्या होता है ना, रिवोल्यूशन ख़त्म हो गया तो उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। बहुत बड़ा उन लोगों का साथ क्या हो गया, ये तो गलत बात हो गई भाई। उन बेचारों ने इतनी मेहनत करी, आपने उनको कोई वो ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया मतलब काइंड ऑफ आपने उनको एक हम बदले में देते हैं ना किसी को, वो सब चीज़ें आपने उनके साथ नहीं करी। तो ये अलग से टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, रिवोल्यूशन ऑफ 1830 के नाम से, और एक आता है रिवोल्यूशन ऑफ 1848 के नाम से। स्प्रिंग ऑफ नेशन क्या होता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, विमेंस पार्टिसिपेशन के बारे में तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर का मेन चीज़ है कि जर्मनी कैसे एक हुआ। यूनिफिकेशन अलग से आता है बेटा, कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बताओ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताओ, ऐसे ही आता है यूनिफिकेशन। आपको मतलब ये पूछा जाएगा तो आपको बताने हैं। तो अब हम पहली बार बात करते हैं किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में, कि जर्मनी कैसे हुआ एक। बेटा देखो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, जैसे मैंने बोला, तो याद करो जर्मनी में 39 क्या थी, अलग अलग बताई थी मैंने, स्टेट्स थी, एम्पायर्स हुआ करती थी। सबका सपना क्या था कि हम एक बन जाएं। तो पहले क्या था, वहाँ पे अपना राजा था, अपना लॉज था, अपनी आर्मी थी सबकी। मतलब अगर 39 अलग अलग एम्पायर है तो 39 राजा, 39 लॉज, 39 की आर्मी, ये सब अलग अलग है। अब इनको कैसे एक साथ लाया गया, तो ऑटोवन विस्मार्क था एक। कौन था? ऑटोवन विस्मार्क। ये प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था, चांसलर। बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही मजबूत इंसान था। इसका फेमस कोट पता क्या था, कि बड़े सवालों का फैसला स्पीच और वोट से नहीं होता, किससे होता है फिर? लोहे और खून से होता है, आयरन और ब्लड से होता है। ऐसा बोला भाई इन्होंने। तो ये बात से नहीं, तलवार से, मतलब इनका कहना था कि बातों से कुछ नहीं होता, लड़ाई करो आके। तो इसी को क्या बोलता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो बिस्मार्क ने प्रूशिया की क्या करी, आर्मी को बहुत चालाकी से, डिप्लोमेसी से 3 लड़ाइयाँ लड़ी वहाँ पे। किसने? ऑटोवन विस्मरिक। कौन था ये, याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। यूनिफिकेशन, तो पहले आपको ऑटोवन विस्मरिक के बारे में बताना है कि ऑटोवन बिस्मार्क कौन था, प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर। इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब चालाक था। चालाक कैसे था कि ये कहता था कि बातों से नहीं काम चलेगा, मेरे से बातें करने मत आओ, कि ये कर दो ये कर दो, लड़ाई करो, लड़ाई में जीत जाओगे तो तुम ले लो वरना रहने दो। तो इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी भाई, 3 वॉर्स करी। पहली वॉर इसने किसके साथ करी, डेनमार्क के साथ 1864 में। प्रूशिया ने डेनमार्क को हरा दिया यहाँ पे। सेचलिक और ये शेल क्या नाम है भाई, ये सेल्सविक और हॉलस्टेन के जितने भी आसपास की टेरिटरी थी, जगह थी, उनको जीत ली। तो भैया पहली तो इसको क्या मिल गई, एक सक्सेसफुल सक्सेस मिल गई, मिलिट्री सक्सेस मिल गई। क्यों? क्योंकि इसने डेनमार्क के खिलाफ लड़ा और डेनमार्क से इसने जीत लिया। दूसरी वॉर हुई इसकी ऑस्ट्रिया के साथ भाई 1866 में, जो कब तक चली भाई, 7 वीक्स तक चली। तो प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को यहाँ पे हरा दिया 7 वीक वॉर में। ऑस्ट्रिया जर्मनी के मामलों से बिल्कुल बाहर ही हो गया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बिल्कुल अलग कर दिया। अब प्रूशिया अकेला ज़बरदस्त जर्मन ताकत बन गया। सोचो बेटा, 7 हफ्ते में पूरा ऑस्ट्रिया हरा दिया। बिस्मार्क की आर्मी कितनी ज़्यादा पावरफुल रही होगी, है ना। थर्ड, फ्रांस के खिलाफ लड़ा भैया।
प्रूशिया ने फ्रांस को भी हरा दिया। एल्सेक लॉराइन का जो टेरिटरी थी उसको जीत लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, साउथ जर्मन का जो एम्पायर थी उसको जो अभी तक अलग थी वो भी प्रूशिया के साथ में आ गई अब तो। और फिर आया वो रिमेम्बरेबल डे। कौन सा रिमेम्बरेबल डे? 18 जनवरी 1871। दैट मीन्स वर्सलेस के पैलेस में, पेरिस में, फ्रांस की किस पे ज़मीन पर, फ्रांस की ज़मीन पर, राइट, क्या हुआ? जर्मन एम्पायर का ऐलान हो गया। केसर विलियम वन को जर्मनी का सम्राट जो था वो पहनाया गया कि तुम हमारे कौन हो, तुम हमारे राजा हो। क्राउन दे दिया उनको, प्रूशिया क्राउंडेड एज जर्मन। फ्रांस की ही धरती पर सोचो जर्मनी का जन्म हो गया। फ्रांस के लिए ये कितना बड़ा एक क्या हो गया भाई, ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया तुमने उनको। तो याद क्या रखना है इसमें? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने 3 लड़ाई लड़ी। वॉर 1 डेनमार्क के साथ, वॉर 2 ऑस्ट्रिया के साथ एंड वॉर 3 फ्रांस के साथ। अब धीरे 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 इन सबको उसने अलग कर दिया और फाइनली 18 जनवरी 1871 में वर्सलीज में जर्मनी क्या हो गया? यूनाइटेड। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं इटली कैसे हुआ। जर्मनी का तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इटली कैसे एक हुआ। तो देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन जर्मनी से थोड़ा सा अलग था। जर्मन में क्या हुआ? वहाँ एक बिस्मार्क था। इटली में 3 हीरोज़ थे, एक नहीं थे, वहाँ एक ही हीरो था, बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। यहाँ पे 3 हीरोज़ थे और तीनों का काम अलग अलग था। पहला हीरो थे यहाँ के जुस्फी मज़ानी, ब्रेन था ये एक तरीके से इटली का। काउंट केवर, ये डिप्लोमेट था, केवर के नाम से बोलते हैं। और एक थी गिरिबिदाली, ये कौन थे? सोल्जर्स थे। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम क्या था, कैसे था, क्या करा। तो 1830 से पहले से ले क्या था? इटली डिवाइडेड था, ठीक है ना। पहले क्या था? इटली डिवाइडेड था। एक सेकेंड, मैं गलत, नहीं सही है। तो पहले इटली का राजा, ओके, ठीक है ठीक है। इस प्रोसेस को आप देखना, इसमें पढ़ना, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको एज अ तीनों का रोल अलग अलग बता देती हूँ पहले। जैसे हम मज़ानी की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला ये ब्रेन था उनका। जुस्फी मज़ानी क्या थे? एक रिवॉल्यूशनर थे मज़ानी, ठीक है। ये यंग इटली नाम की एक क्या चलाते थे? बिल्कुल सीक्रेट सोसाइटी चलाते थे, बनाई हुई थी इन्होंने, क्योंकि उससे पहले तो नेशनलिज्म के बारे में अगर तुमने बोला तो तुम्हारी पिटाई लगाते थे, खूब पिटाई लगती थी कि तुम नेशनलिज्म की बात क्या बोल रहे हो, नेशनलिस्ट क्या था? कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या करा? यंग नेशनलिस्ट बनाए। तो इन्होंने चुपचाप 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 ये काम करते रहे, ब्रेन था ना इनके पास, तो चुपचाप अपना ये वाला काम करते रहे कि यंग इटली नाम की क्या बना दी इन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है। मज़ानी का मानना था कि इटली एक रिपब्लिक होना चाहिए, एक आज़ाद राष्ट्र होना चाहिए। वो क्या थे भाई? अब देखो उन्होंने क्या किया। वो खुद लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे थे लेकिन उनके लिए लोगों को तैयार कर रहे थे अपनी राइटिंग से। एक पूरी जो क्या बोलते हैं जनरेशन है उनको क्या कर रहे थे? उनको मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। कैसे कर रहे थे भाई? ये मैंने आपको बताया, अपनी पोइट्री से, अपनी राइटिंग से, अपने जो ये लिखते थे उन सब चीज़ों से। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो सिर्फ अपनी राइटिंग और अपने स्पीच से लोगों को इंस्पायर करते थे ना, वैसे ही मज़ानी जी कर रहे थे। दूसरा है केवर, बहुत ही डिप्लोमेंट आदमी था भाई। कब आया ये देखो केवर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1852 की बात चल रही है अब। तो काउंट केवर ये कौन था? देखो ये था आपके पास फ्रांसिको ऑस्ट्रियन वॉर लैम्बॉर्डरी टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रिया, फर्स्ट मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द इटलियन यूनाइटी। बट उससे पहले 52 में स्केवर क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। किसका? एक पर्टिकुलर सार्दिना पीडोमेंट का। ही मॉडर्नाइज द स्टेट। उसने क्या क्या करा? रेलवेज़ बनाए, इनकरेज किया लोगों को, इंडस्ट्रीज़ बनाई, स्ट्रेंथ किया पूरी आर्मी को, सब चीज़ें उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। फिर उसने फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से फ्रेंडशिप कर ली।
फ्रांस और इन दोनों ने मिलके ऑस्ट्रिया से लड़ाई करी 1858 में, और इटली का एक बड़ा सा इलाका अपने पास ले लिया, ऑस्ट्रिया से छीन लिया। किसने छीना? केवर ने छीना। कैसे छीना? किसके साथ मिलके छीना? नेपोलियन थर्ड के साथ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो ये थर्ड पर्सन है हमारे पास, ज्यूस्पी गारी बल्दी, सिपाही हमारे हमारे शोल्जर। तो ये कौन है? एक जासूस की तरह। वो मेज़ानी का एक साथी था, एक तरीके से। मज़ानी थे ना, नेशनलिस्ट थे दिल से। 1868 में उसने एक ज़बरदस्त काम किया। क्या किया? एक्सपीडिशन ऑफ 1000 वॉलंटियर्स, लाल कुमेनाऊ में, एक जगह का नाम है शायद ये, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, रेड शर्ट्स, रेड शर्ट मतलब ये नहीं, जगह का नाम नहीं, सॉरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना 1000 वॉलंटियरों को लेके गए, जिन्होंने सब ने रेड शर्ट्स पहने हुए थे, और वहाँ पे जाके इन्होंने लड़ाई कर दी। ठीक है, तो जब उन्होंने लड़ाई करी तो कौन जीत गया उसमें? किंग विक्टर को हरा दिया। किंग विक्टर को क्या कर दिया इन्होंने? अब लेकिन एक चीज़ और हुई यहाँ पे, इन्होंने ना एक बहुत बड़ी चीज़ करी। इन्होंने ना जो जीता हुआ इलाका था ना, वो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को ही दे दिया। मतलब अपना जो अपना नहीं मांगा कि हमें दे दो, सिर्फ इटली की आज़ाद इनको चाहिए था, बस हमें इटली दे दो, हमें इटली चाहिए, इटली को फ्रीडम कर दो, बाकी उसने उसको दे दिया कि तुम ले लो। तो देखो भैया, ये तो गिरी बदाल जो ये हमारे गारी बाल्दी की, इनकी तो कितनी बड़ी महानता है ना, कि जीता हुआ भी दिया और चला भी गया, खुद कुछ नहीं मांगा। बट एक चीज़ थी कि भाई हमें क्या दे दो, हमें क्या कर दो, हमें इटली की फ्रीडम चाहिए। देखो अब 1861 में क्या हुआ, इटली का जो राजा था, इटली का राजा किसको बना दिया? वही विक्टर इमैनुअल सेकेंड, पहले राजा बन गए। 1866 में वेनाइस शामिल बने, वेनिस शामिल, और 1871 में रोम शामिल। फ्रांस हटी तो रोम भी इटली का हो गया, और रोम कैपिटल भी बन गया। तो मज़ानी दिमाग से खेलते थे, कैवर डिप्लोमेसी करते थे, और जो गैरेज भी जाती था, ये क्या थे? ये 1000 जो रेड शर्ट वाले थे उन सबको लेके गए। तो इन्होंने ऐसे करके क्या किया? इटली को यूनाइटेड कराने में हेल्प करी। 1861 से लेके 1871 तक इटली क्या हो गया? फाइनली हमारे पास यूनाइटेड हो गया। अब देखो हमारे पास ना इसके बाद यहाँ 3 टॉपिक और बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों तीनों टॉपिक हमें नेक्स्ट पार्ट में करना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ये लिबरलिज्म क्या होता है, मिडिल क्लास कौन थे, और जोबरेलियन कौन थे, रोमांटिज्म क्या था, कैसे आया, रिवॉल्यूशंस जो 1830 में आया, 1848 में आया, उनके बारे में, जर्मनी कैसे यूनाइटेड हुआ, और इटली कैसे यूनाइटेड हुआ। आगे की कहानी हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और वो लास्ट पार्ट भी होगा। थैंक यू सो मच।